हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पेपर है, जो इंग्लिश मीडियम में खास तौर से बुक में। देखो, इस बुक में जो मैंने बुक निकाली है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो शॉर्ट पेपर हैं उनके लिए। इसमें कुछ पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम के हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश मीडियम की। तो उन सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं डेली पेपर सोल्व करवा रहा हूँ आपको, ताकि वो जो स्टूडेंट है वो प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं उनको, तो या फिर समझ नहीं पाते हैं, तो वो इसके थ्रू आप समझ सकते हो। और जो भी स्टूडेंट रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो हर चीज़ का सॉल्यूशन इसमें समझते रहें और डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आपको इस प्रकार का जो नॉलेज है वो मेंटेन रहे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, मैं आपको हमेशा बताऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो सोल्व करिए किसी भी एग्जाम में सोल्यूशन के लिए या किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसी के साथ आज अपन पेपर लेके आए हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2020 लाइफ साइंस पेपर सेकंड कर्नाटका। ठीक है ना, कर्नाटका साउथ का पेपर है। इसमें अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का पहला पार्ट है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आएगी। पहले अपन इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूट मोनोसेक्राइड इज इन काइट। जो काइटिन है, मतलब तो जो काइटिन है, काइटिन जो क्या है, किसी भी फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी, काइटिन की बनी होती है। और काइटिन जो है, मैंने पहले भी आपको बताया, जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है तब भी मैंने इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ाई थी आपको, कि काइटिन है एक हेट्रोपोलीमर सेक्राइड का एक बायोमोलिक्यूल है, जिसमें खास तौर से रिपीटिंग जो यूनिट है मोनोसेक्राइड की, जो यूनिट है वो क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, एमिनो शुगर का एक एग्जाम्पल है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, जिसमें रिपीटिंग यूनिट है काइटिन के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो है वो अपना आ जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ठीक है ना, याद रखना भाई काइटिन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड। देखो, एरोमेटिक एमिनो एसिड के क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एरोमेटिक एमिनो एसिड में खास तौर से एरोमेटिक जिसमें रिंग पाई जाती है उसे अपन एरोमेटिक के अंदर रखते हैं। देखो, एरोमेटिक में 3 एमिनो एसिड आते हैं, एक तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानिन। ठीक है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन देखें तो 3 है ये, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कई बार आता है हिस्टिडीन भी इसमें रखा जाता है। ठीक है ना, तो लेकिन अपने बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर करना है तीनों में से करना है। अगर आपके पास में ट्रिप्टोफैन मिलता है तो भी एरोमेटिक है, फिनाइल एलानिन मिलता है तो भी एरोमेटिक है, और ट्रिप्टोफैन मिलता है तो भी एरोमेटिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो मेथियोनिन दिया हुआ है, वेलिन दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई नहीं है। और यहाँ पर ऑप्शन देखो, इसमें एलानिन दिया हुआ है और टायरोसिन दिया हुआ है, तो देखो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो अपना आ जाएगा इसका। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कौन सा आ सकता है, ट्रिप्टोफैन, और एक आ जाएगा फिनाइल एलानिन। ये 3 जो है वो कैसे हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड। तीनों नोट कर लेना भाई, आप लोग लिख लेना है ना, जिसका नहीं आइडिया है जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच फंक्शनल ग्रुप इज नेवर फाउंड इन अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड में कौन सा ग्रुप इनमें से नहीं पाया जाता। देखो, एमिनो एसिड में जो ग्रुप पाए जाते हैं वो हम आपको बता दूं। जैसे अपन देखें NH2 C H R C O H, ये एक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर है। R है इसकी साइड चेन आ जाएगी, और एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, और एक आर चेन आ जाएगी। आर चेन जो है इसकी साइड चेन है, उसमें भी या तो वहां पर एमिनो ग्रुप होगा या कोई कार्बोक्सिल ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप हो सकते हैं, या सिस्टीन का हो सकता है, कोई सल्फर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। इनमें से देखो एमिनो ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट है, ये रहा, कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, और ये जो मेथाइल ग्रुप है सल्फेट के साथ मैंने बताया कि आपको खासतौर से सिस्टीन में और मेथियोनिन में देखने को मिलता है, तो ये भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, जो इसमें नहीं, कार्बोहाइड्रेट का एक फंक्शनल ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो
रामाचंद्रन प्लॉट में देखें, रामाचंद्रन प्लॉट डिस्प्ले। देखो रामाचंद्रन प्लॉट है खास तौर से यूज में लिया गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है अल्फा और बीटा, उनके रोटेशन के आधार पर, किसी भी प्राइमरी प्रोटीन है उसके रोटेशन के आधार पर बनने वाली पॉसिबल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए रामाचंद्रन प्लॉट है वो यूज में लिया जाता है। देखो कुछ इस प्रकार से रामाचंद्रन प्लॉट होता है। ये रामाचंद्रन प्लॉट है, यहाँ पर अपन इस प्रकार से डायग्राम बनाए तो ये रामाचंद्रन है, ठीक है ना। इसमें जो ये है ये तो इसकी साई वैल्यू है और ये इसकी फाई वैल्यू है। इनके अकॉर्डिंग इसमें जो रोटेशन है साई और फाई का उनका मान रखा जाता है, और उसमें जो स्ट्रक्चर है कि जो अल्फा हेलिक्स है वो कैसी है, राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, बीटा सीट्स है वो कैसी है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ये इनको पूछा जाता है। ठीक है, एक इसमें उसको पूछा जाता है कई बार कोलेजन प्रोटीन को। तो कोलेजन प्रोटीन कहाँ रखी जाएगी, तो कोलेजन प्रोटीन यहाँ पर आएगी, कौन सी में आ गई, टॉप लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट साइड कॉलम के अंदर ग्लाइकोजन प्रोटीन जो है वो यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन है वो रखी जाती है, कोलेजन प्रोटीन रखी जाती है। तो ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है इसमें मैंने बताया आपको दो मान होते हैं, एक तो साई और एक फाई। साई का मान जो होता है वो होता है सी और अल्फा सी, इसके मान के बीच में होता है, और एक होता है अल्फा सी और एन के बीच में, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, इसमें अपन देखें रामाचंद्रन प्लॉट डिस्प्ले तो अलाउड एंगल ऑफ फाई एंड साई फॉर पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, प्रेफर्ड एमिनो एसिड हेलिक्स, हाइड्रोपैथी एमिनो एसिड, एंगल ऑफ रोटेशन आर ग्रुप। इसमें से पहला राइट है अलाउड एंगल, मैंने बताया दो एंगल रोटेट होते हैं, एक तो फाई और दूसरा साई, उसी के आधार पर मैंने आपको रामाचंद्रन प्लॉट का बना के दिखाया था वो आएगा। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट ही आ जाएगा। इस प्रकार की क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो देख के, ठीक है ना। ये सभी वीडियो जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ इन सभी की वीडियो अपने प्ले लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो वहां पर जाके आप प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हो। रामाचंद्र प्लॉट का बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, एक एक चीजें मैंने आपको बताई है, वहां पर रामाचंद्र प्लॉट को जरूर देख के जाना, आपको हमेशा क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन मिलेगा। देखो पिछले पेपर में भी रामाचंद्र प्लॉट से आया था, इस पेपर में भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स इज फाउंड इन। देखो डीएनए की जो फॉर्म है ए है, बी है और डी फॉर्म है, ये सभी जो होती हैं मतलब राइट हैंडेड होती है, लेकिन एक्सेप्शन जो जेड डीएनए है इसकी हमेशा लेफ्ट हैंडेड होता है ये, ठीक है ना। इसका कुछ अलग भी डिफरेंस पाया जाता है, तो मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया है उसमें इनका सबका मैंने डिफरेंस बताया। डिफरेंस वाली जो टेबल है वो जरूर देख के जाना, एक क्वेश्चन आपको उस डिफरेंस टेबल में आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा डी आ जाएगा, जो कैसा है लेफ्ट हैंडेड है, और सभी डीएनए कैसे होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा हूँ, एक सारणी मैंने बनाई है न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट बनाया है, यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ाया मैंने, उसमें वो सारणी है वो जरूर देख के जाना, उसमें इनका डिफरेंस मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर देखो पीएच और पीके का मान अगर इक्वल हो तो कब होती है, जब प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन एक्सेप्टर करने वाले की क्वांटिटी इक्वल हो, प्रोटॉन डोनर इक्वल टू प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो यहां पर कंडीशन आ जाएगी पीएच इक्वल टू पीके। तो देखो प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर इक्वल टू, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट होगा यहां पर, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 7 में देखें, देखो सीधा सीधा से आप समझो, ये मैंने अभी आपको प्रोटीन की क्लेवेज एक वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें प्रोटीन की कुछ एंजाइम्स स्पेसिफिक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स हैं जो किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट करते हैं। ये वीडियो मैंने जब बनाया था तब भी मैंने बताया था, उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में फिक्स आएगा, तो आप उसको लिख लो, इसको नोट कर लो आप कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आपको फिक्स मिलेगा। ये जो टेबल है, ये जो चीज है, मैंने एक वीडियो बनाया है क्लीवेज साइट ऑफ प्रोटीन, प्ले लिस्ट में जाके देख लो आप, फर्स्ट यूनिट के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। मर्केप्टोइथेनॉल और जो डाइथायोथ्रीटोल है, ये दोनों का मैंने आपको रोल बताया था। दोनों का फंक्शन क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना। दूसरा एक मैंने बताया था आपको ग्वानिडीन, हाइड्रोक्लोराइड और यूरिया, दोनों का फंक्शन बताया था मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखो आप, मर्केप्टोइथेनॉल और डाइथायोथ्रीटोल दोनों में बी हो, दो हो, तो यहां पर ऑप्शन में आ जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा ए में क्या आ गया,
2 और 4 में भी क्या आ गया 2, देखो ये आ गया। इसका भी 2 बताया था मैंने आपको और एक का भी 2 बताया था, तो ये आ गया। और सी और बी का दोनों का बताया था मैंने आपको 3 3, सेम है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ये आ गया। ठीक है, 2 3 3 2। ये क्वेश्चन हमेशा याद करके जाना भाई, इसको वीडियो को देख लेना। मैं कह रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन हमेशा इसमें से आपको फिक्स मिलेगा। जो भी क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं, वो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस चीज को जरूर देख के जाना। आपका वो क्वेश्चन आपको यूं क्यों मिलेंगे वहां देख लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। और आपकी इच्छा है, देखो आप कितना किस चीज को सीरियस लेते हो वो तो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है ना। मेरा जो है इस टाइम पे जो पर्पज है 1 महीने का, मैं पूरा काम काज छोड़ के सिर्फ आप लोगों के लिए इतना टाइम निकालता हूँ, वो अच्छे से स्टडी करता हूँ, किसी चीज़ के डाउट होते हैं वो क्लियर करता हूँ, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो मुझे आता है उसका मैं शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। ठीक है ना। इसी उद्देश्य के साथ अपन मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें बना रहा हूँ। इसमें देखो विटामिन दी गई है कॉलम ए के अंदर, और कॉलम बी के अंदर जो है उनके अल्टरनेटिव जो साइंटिफिक नेम है वो दिए गए हैं। तो विटामिन और उनके नाम, उनको मैच करना है केवल आपको। तो देखो इस प्रकार से निकाल लेता हूँ। विटामिन डी जो है उसका तो नाम सीधा आ जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना। और दूसरी चीज अपन देखें, विटामिन 1 का जो है वो आ जाएगा थायामीन। विटामिन ई का जो है वो आ जाएगा 1 टोकोफेरॉल। विटामिन 6 का आ जाएगा पायरिडॉक्सिन। तो देखो ए के अंदर तो देखो आपको 4th, ए में ये 4th रहा। फिर देखो बी में 1 देखो ये रहा। फिर देखो सी में देखो 3 ये रहा। और 1 में देखो 2। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा ये आ जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर आर द आयन कैरियर लोकेटेड इन मेम्ब्रेन। आयन मेम्ब्रेन कहाँ पे होते हैं, जो आयन्स मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है, जब चैनल्स मैंने पढ़ाया है। एक लेक्चर तो बना दिया मैंने, एक और बनेगा, आज शायद टाइम मिल जाए तो बना दूंगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इस प्रकार से आयन चैनल पाए जाते हैं, और यहाँ से आयन जो है वो मूवमेंट कर जाते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा अपना सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। एकदम सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है ना। आप एक बार भी देख लोगे तो आप शायद कर आओगे। ये देखो सिंपल सिंपल चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन डीएनए। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो देखो या तो प्लाज्मिड में, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अलावा। तो यहाँ पर ऑप्शन में केवल एक ही अपने माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन होता है, किसका, लॉन्ग फैटी एसिड का। लॉन्ग फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो किसमें होता है, इनिशिएटेड इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द चेन लेंथ। तो किसमें होता है, तो प्रोक्सीसोम में होता है बीटा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर सीधा सा राइट आंसर आ जाएगा अपना बीटा ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन प्रेजेंट होता है प्रोक्सीसोम के अंदर। ये आपने पढ़ा भी होगा, सिंपल सिंपल चीजें हैं। The cell division, which consists of nuclear division followed by cytoplasmic during the अगर कौन सी फेज में, जैसे पहले तो होता है, क्या होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद में क्रोमोसोम से सेपरेट होते हैं। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये सभी चीज किस में होती है, एम फेज में होती है। ठीक है ना। ये सभी चीजें एम फेज में, न्यूक्लियर डिवीजन, पहले जो न्यूक्लियस था, जैसे मान लो कि ये कोई सेल है, इसमें पहले 2 न्यूक्लियस बन गई, दोनों न्यूक्लियस के बीच में 2 सेल बन गई, ये मेम्ब्रेन बन गई। तो ये एक अलग सेल हो गई अब, और ये एक अलग सेल हो गई। तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन और फिर सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। तो दोनों किस फेज में होती है, हमेशा एम फेज में होती है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा एम फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैचेज विद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन। ऐसा कौन सा चीज है जिसका फंक्शन उसके नाम के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। पहला देखो एक्जोसाइटोसिस,
तो यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस मूवमेंट ऑफ द माइक्रोमोलिक्यूल्स इनटू द सेल। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर निकलना, किसी भी बड़े मॉलिक्यूल का सेल से बाहर निकलना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ये गलत है पहला वाला। तो दूसरा देखिए पिनोसाइटोसिस द अपटेक ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इनटू सेल। यहाँ पर सोल्यूट दे दिया इसमें, जबकि इसमें ये लिक्विड को केवल अपटेक करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। सी ऑप्शन अपन देखें ऑस्मोसिस पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर यदि वाटर के डिजोल के साथ में कोई भी मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब ये एक पैसिव प्रकार का है, डिफ्यूजन है, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा अपना सी ऑप्शन, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ। देखो न्यूक्लियोसोम की अपन बात करें तो कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हो। यहां पर अपन देखें S2, S2B, S2A, S3 और H4 सभी की दो दो यूनिट पाई जाती है इस प्रकार से। तो ये कोर प्रोटीन है। इस कोर प्रोटीन में देख लो क्या क्या है, S2A, S2B, S3, S4 ये कोर प्रोटीन है। इसके ऊपर जो DNA है वो कुछ इस प्रकार से लिपटा हुआ रहता है, ये DNA, और यहां पर पाया जाएगा H1 प्रोटीन, ये लिंकर प्रोटीन के नाम से जानती है, तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल कहलाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर H1 प्रोटीन है, लिंकर प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा था लिंकर प्रोटीन कौन सी है, H1 है, जो दो न्यूक्लियोसोम मॉडल को जोड़ता है। और न्यूक्लियोसोम के अंदर कोर प्रोटीन जो है उसमें H2, H2A, H2B, H3, H4 चार पाई जाती है। चारों की दो दो कॉपियां पाई जाती है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है, ऑक्टामर है। ऑक्टामर कैसी स्ट्रक्चर है, ये ऑक्टामर है, मतलब 8 प्रत्येक की दो कॉपी होती है। लेकिन फिर भी अपने कोर पूछा है, सेंटर पूछा है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो यहाँ पर S2A, S2B, S3, S4, मतलब बी वाला ऑप्शन इसमें सही बैठेगा, ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 15 नंबर का, द कंसेप्ट ऑफ पीएच होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब जहां भी टर्म आता है इसका मतलब किसी भी चीज के लिए रेफरेंस से पूछ रहा है। होम्योस्टेसिस का मतलब है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, चाहे वो ब्लड का होम्योस्टेसिस हो, ब्लड का इन्वायरमेंट मेंटेन करना, ब्लड की क्वांटिटी को मेंटेन करना, हार्मोन की बात करें तो हार्मोन की क्वांटिटी को मेंटेन करना, एंजाइम की बात करें एंजाइम की क्वांटिटी को मेंटेन करना, वाटर की बात करें तो वाटर को क्वांटिटी को मेंटेन करना, वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। यहाँ पर किसका पूछा है, पीएच का। होम्योस्टेसिस मतलब पीएच की जो एक वैल्यू है जिसपे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है उसी चीज को मेंटेन करना, उसे क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो द एबिलिटी ऑफ द माइक्रोब्स टू कंट्रोल इट्स इंटरनल पीएच, the ability of microbes to control its external pH, the ability of the microbes to grow acidic pH। इसमें सबसे पहला ही मैंने बताया दिया आपको, ability of the microbes to control its internal pH। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अंदर की जो pH उसको मेंटेन करना ही उसकी क्या है, pH होम्योस्टेसिस है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो अपना फर्स्ट आएगा, भी इसका जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, metabolic pathway that involves part of the Krebs cycle प्लस 2 यूनिक एंजाइम। देखो दो यूनिक एंजाइम पूछा गया, क्रेब्स साइकिल्स में से इन्वॉल्व होते हैं, क्रेब्स साइकिल से थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, वो पाथ को चेंज कर देते हैं, ठीक है। एंजाइम्स मेलेट सिंथेज, कौन से एंजाइम है, मेलेट सिंथेज और आइसोसिट्रेट लाइएज। आइसोसिट्रेट लाइएज, देखो क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो किससे जुड़ता है, एसिटाइल को एंजाइम से जुड़ता है। 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाता है सिट्रेट। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल के ऊपर काम कौन करता है, आइसोसिट्रेट लाइएज। आइसोसिट्रेट लाइएज इस 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल बना है आइसोसिट्रेट, उसको तोड़ता है 4+2 में। 2 का तो बन जाएगा सक्सिनेट और 4 का बन जाएगा सक्सिनेट और 2 का बन जाएगा यहाँ पर ग्लाइऑक्जिलेट, ठीक है ना। तो ये कौन से पाथवे में पाए जाते हैं, दोनों एक्स्ट्रा एंजाइम ये हमेशा पाए जाते हैं ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल जो प्लांट्स में पाया जाता है। तो प्लांट्स में पाए जाने वाला ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल और सभी में पाए जाने वाला क्रेब्स साइकिल में सिर्फ 2 ही चीज का अंतर होता है, 2 एंजाइम एक्स्ट्रा पाया जाता है, किसमें, ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल में। पहला एंजाइम कौन सा है, मेलेट सिंथेज, और दूसरा एंजाइम कौन सा, आइसोसिट्रेट लाइएज। हमेशा याद रखना भैया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल में 2 एंजाइम क्रेब्स साइकिल से एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, कौन सा, आइसोसिट्रेट लाइएज
और सेकंड आ जाएगा मेलिएट सिंथेज। बस इसी का अंतर है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखें। द मैक्सिमम कॉइलिंग ऑफ द क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द, कि मैक्सिमम जो कॉइलिंग है वो कहाँ पे देखने को मिलती है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा जो कंडेंस कंडीशन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको सेल डिवीजन की आप स्टडी कर रहे हो, उनमें क्रोमोसोम के शेप की स्टडी करनी है आपको, और क्रोमोसोम की जो कैरियो टाइप है वो बनाने हैं, क्रोमोसोम को उनके साइज लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, कैरियो टाइप बोलते हैं उसे अपन। तो कौन से स्टेज से क्रोमोसोम आप यूज में लोगे, तो हमेशा जो मेटाफेज है, मेटाफेज की जो स्टेज है सेल डिवीजन की, जो मेटाफेज है वहां पर क्रोमोसोम है वो इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा कंडेंस होते हैं, सबसे ज्यादा कोइल्ड होते हैं, और उनकी स्टडी अपन अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया मैक्सिमम कोइल्ड क्रोमोसोम का ऑब्जर्व्ड इन, तो हमेशा मेटाफेज में होती है। मेटाफेज में कैरियोटाइप तैयार की जाती है, मेटाफेज में ही रोका जाता है, और कई बार एक आता है कि कॉल्चिसिन जो है वो मेटाफेज में क्रोमोसोम को रोकता है, वहां पर क्रोमोसोम को सेपरेट नहीं होने देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी कौन सा आ जाएगा, मेटाफेज आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा, जिसमें सबसे अधिक कॉइलिंग पाई, सबसे अधिक कंडेंस क्रोमोसोम पाए जाते हैं, सबसे छोटे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन ए सेल न्यूक्लियस गेट टेंगल्ड मेक इट हार्ड फॉर ए सेल टू रीड जीन्स। जो बैक्टीरियल जीन जो हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनमें क्या होता है कि कोइलिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि इस प्रकार से सुपर कोइलिंग देखने को मिलती है। इनमें ऐठन ज्यादा होती है आपस में। तो इनको क्या क्रोमोसोम जो डीएनए पॉलीमरेज है या आरएनए पॉलीमरेज है, किसी भी जीन को एक्सप्रेस होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर रीडिंग करता है और ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसका एमआरएनए बनता है, तब उसे प्रोटीन बनती है। लेकिन ऐसे अगर जीन है तो इनको एमआरएनए रीड ही नहीं कर पाएगा। इनमें जो ये दे रखा है न्यूक्लियस गेट टेंगल्ड मेकिंग, मतलब ज्यादा सुपर कोइलिंग इसमें देखने को मिलता है, ऐठन देखने को मिलते हैं, जिनके कारण से सेल इनको प्रॉपर रूप से रीड नहीं कर पाता है। इन जीन को प्रॉपर रूप से रीड नहीं हो पाएगा तो ये जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। अगर इनको रीड करना है तो सीधी सी बात है, इसको रिलैक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। रिलैक्स फॉर्म में लाने के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, एंजाइम दैट कैन प्रिवेंट द टेंडलिंग, मतलब इनकी जो सुपर कोइलिंग इनको कौन कम करता है, इसको कम करने के लिए टोपोआइसोमरेज यूज में लिया जाता। लास्ट पेपर में मैंने गायरेज बताया था आपको, गायरेज इज एग्जाम्पल ऑफ टोपोआइसोमरेज। देखो ये जो एग्जाम्पल है ये पढ़ लेना भाई, गायरेज का है, टोपोआइसोमरेज का है, डीएनए की सुपर कोइलिंग को नेगेटिव सुपर कोइलिंग में कन्वर्ट करता है, जो साइलेंट जीन है उनको नॉर्मल में, हेट्रोक्रोमेटिन है उनको क्रोमेटिन में कन्वर्ट करना काम आता है, यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। ये सभी चीजें आ जाएगी थी। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा सी, कि अगर कोई भी ऐसे सुपर कॉइल्ड जीन है उनको रिलैक्स करके उनको रीडिंग लाइक बनाता है ताकि वो जीन एक्सप्रेस हो सके, तो उसके लिए डीएनए टोपोआइसोमरेज है वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 19 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन कोडिंग आरएनए, इनमें से नॉन कोडिंग आरएनए कौन सा है। देखो कोडिंग आरएनए का मतलब तो है ऐसे कोई भी आरएनए जिनमें प्रेजेंट हो जो अपने प्रोडक्ट बना सके, उसे अपन कोडिंग आरएनए कहते हैं। जैसे एमआरएनए है वो एक कोडिंग आरएनए है, ठीक है ना। इनमें से देखो आरआरएनए, एमआईआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए, एमआईआरएनए, टीआरएनए ये डायरेक्ट किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा डी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखो ये कोड करता है एमआरएनए, इसमें भी एमआरएनए कोड करता है, इसमें भी एमआरएनए कोड करता है। इनमें तीनों ऐसे, इनमें से कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। इन द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, उसकी फाइनल स्टेप है द फोल्डिंग ऑफ मेनी प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन जो फोल्डिंग होती है, जैसे प्रोटीन है राइबोसोम की सहायता से कहाँ पे होती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से एमआरएनए जाता है और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है, और वो कहाँ आती रहती है, ईआर के अंदर आती रहती है। ईआर में आने के बाद में इसमें क्या होती है, प्रॉपर फोल्डिंग होती है। प्रॉपर फोल्डिंग होने के बाद ही वो जो प्रोटीन है वो एक एक्ट एज ए किसी भी प्रोटीन एंजाइम के रूप में काम कर सकती है, किसी हार्मोन के रूप में काम कर सकती है, किसी एंटीबॉडी के रूप में, किसी एंटीजन के रूप में काम कर सकती है। मतलब प्रोटीन का प्रॉपर फोल्डिंग होना जरूरी है। प्रॉपर फोल्डिंग जब होती है तो उसमें दो कंडीशन आती है, या तो वो सही फोल्डिंग होती है या फिर वो गलत फोल्डिंग होती है। उसकी जो क्वालिटी है उसको जो कंट्रोल करता है कि ये प्रोटीन सही फोल्ड हुई है या नहीं हुई। सही प्रोटीन फोल्डिंग हुई है तो इसको अलाउ किया जाए, आगे जाए वो अपने टारगेट पे जाए, अपना फंक्शन करे। अगर वो गलत फोल्डिंग हुई है तो उसको फोल्डिंग को वापस खोल दिया जाए
ताकि उसे डैमेज कर दिया जाए, अदरवाइज वो नुकसान करेगी, क्योंकि मिसमैच प्रोटीन जो होती है वो प्रियोन के रूप में काम करती है। प्रियोन इज ए इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। प्रियोन का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रियोन क्या है, मिसमैच फोल्डिंग है, मिस फोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है ना। गलत फोल्ड होने के कारण से बनने वाला एक पार्टिकल है प्रियोन, जो अपने अंदर एक डिजीज कोज करते हैं। तो इसी प्रकार से इसकी फोल्डिंग होने के लिए प्रॉपर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, तो उनकी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए चैपरॉन पाए जाते हैं। चैपरॉन जो है किसी भी प्रोटीन की फोल्डिंग और अनफोल्डिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा चैपरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन द 3' to 5' डायरेक्शन। डीएनए का जो सिंथेसिस होता है या आरएनए का सिंथेसिस होता है वो हमेशा 5' to 3' होता है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया है 3' to 5', उल्टा पूछा है इसमें, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें तो देखो, एक तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इसमें आरएनए एडिटिंग है। तो ये आरएनए एडिटिंग है। पहली चीज देखो, आरएनए एडिटिंग कहते किसे हैं, आरएनए एडिटिंग भी पढ़ के जाना। आरएनए एडिटिंग में छोटा सा क्वेश्चन आता है और मैंने भी आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आरएनए प्रोसेसिंग मैंने बढ़ा रखा, उसमें मैंने बता रखा आरएनए एडिटिंग क्या है। आरएनए एडिटिंग क्या है, जैसे कोई एक जीन है एक्सप्रेस हुआ, उस जीन में पर्टिकुलर सभी चीजें सब कुछ सही चल रहा है, एमआरएनए बन गया। एमआरएनए कंप्लीट होने के बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। आरएनए कंप्लीट बनने के बाद में, एमआरएनए कंप्लीट बनने के बाद में उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ ग्रुप ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ ग्रुप रिमूव कर दिए जाते हैं। लाइक एज द साइटोसिन है, साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो सकता है, यूरेसिल में कन्वर्ट हो सकता है। साइटोसिन में क्या पाया जाता है, एमिनो ग्रुप पाया जाता है। अगर मैं ये कहूँ डी एमिनेशन कर दूं, एमिनो ग्रुप हटा दूं, तो साइटोसिन कन्वर्ट इनटू यूरेसिल, यूरेसिल में कन्वर्ट होगा तो वहां पर कोडोन कन्वर्ट हो जाएगा, कोडोन कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक एमिनो एसिड चेंज हो जाएगा पूरा। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, आरएनए एडिटिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आरएनए एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपन देखें 22 में, इन यूकैरियोटिक सेल द टीआरएनए जीन 5S RNA, इसको भी साथ में लेना, कोमा नहीं, ये 5S RNA है, अपनी बुक में थोड़ा करेक्शन कर लेना। 5S RNA जीन, सम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जीन एंड जीन फॉर द अदर स्मॉलर आरएनएज आर ट्रांसक्राइब्ड बाय। ये सभी जो आरएनए है किसके द्वारा ट्रांसक्राइब किया जाता है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये थोड़ा सा याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा सिंथेसिस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 23, द रोल ऑफ गाइड आरएनए, ठीक है ना। यहाँ पर जो जी है ये क्या जाएगा, गाइड आरएनए, गाइड आरएनए। तो रोल ऑफ गाइड आरएनए, तो यहाँ पर क्या है, आरएनए एडिटिंग में यूज में आता है गाइड आरएनए, ठीक है ना। किसी भी अनवांटेड जो चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं किसी भी आरएनए की, उसमें काम आता है गाइड आरएनए। तो इसका राइट आंसर देखो, आरएनए एडिटिंग मैंने बता दिया, अभी आपको 2 क्वेश्चन आ गए। तो आरएनए एडिटिंग भैया आपको प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वाले में आरएनए स्प्लाइसिंग का कोर्स मिल जाएगा, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें देख लेना आरएनए एडिटिंग क्या है। इसमें देखो 24, डीएनए रिपेयर पाथवे दैट कैन रिपेयर द डैमेज caused by large changes in structure of the DNA helix is called। किसी भी कोई भी डीएनए है, डीएनए में कुछ विशेष प्रकार के लार्ज म्यूटेशन हो जाए तो उनको रिपेयर करने के लिए कौन से प्रोसेस सबसे बेस्ट है। तो सीधी सी बात है, जिस न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन हुआ है उस न्यूक्लियोटाइड को पर्टिकुलर निकाल दो। जैसे मान लो आपने 9 न्यूक्लियोटाइड निकाल दी, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, जैसे ये 9 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, यहाँ से यहाँ कोई म्यूटेशन है, तो आप इसके इर्द गिर्द वाले जो एरिया है यहाँ से पूरा ही निकाल दो इसको। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से निकाल दो इसको, और यहाँ से डीएनए को नया सिंथेसिस कर दो इसको, और ये यहाँ से निकल गया इस प्रकार से पार्ट। तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर जो आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड को निकाल दो वहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फर्मेंटेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड CO2 रिक्वायर्ड।
देखो कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है जब फर्मेंटेशन होता है। ग्लूकोज से बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली बात तो ये एन एरोबिक प्रोसेस है। एन एरोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज में नहीं आती है, क्योंकि ये एन एरोबिक कंडीशन है, तो इसमें ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती ही नहीं है। तो कितनी ऑक्सीजन आएगी? जीरो। जीरो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा सी। इस प्रकार से जो 25 क्वेश्चन है मैंने आपको इजी वे में बता दिए। देखो ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो कर्नाटका का पेपर है, फिर भी देखो कितना इजी है। ठीक है ना, हर चीज़ एकदम सिंपल सिंपल सी है। आप अपने हर चीज़ को थोड़ा सा समझ के पढ़ो, और जो भी पढ़ रहे हो उसको साइकोलॉजिकली माइंडली आप थोड़ा सा सोचा करो। अगर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अपनी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ें तभी माइंड में आती है जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सोल्व करते हो। जितनी क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना माइंड आपका शार्प होता जाएगा। ठीक है ना, तो उसी के साथ आज की क्लास अपनी जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।